नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, जो सीटेट 2014 का पेपर हुआ था संस्कृत का, तो उसी को मैं सोल्व करवा रहा था। और मैंने इससे पहले की जो वीडियो है, क्लास है, उसमें मैंने जो 10 क्वेश्चन हैं उसके वो करवा दिए थे। तो आज की क्लास में हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। तो ये मान सकते हैं आपकी जो सीटेट 2014 का पेपर था उसका ये सेकेंड पार्ट होगा। और अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है और उसे देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही जितने भी क्लासेज मैंने जो सीटेट एग्जाम है उसके लिए संस्कृत की कराई हैं, संस्कृत पैडागोजी, संस्कृत पैराग्राफ, और जितने भी मैंने पेपर सोल्व करवाए हैं सबका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के हमारी सभी क्लासेज देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो 11वां होगा, 11 से स्टार्टिंग होगी क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन ये है, सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गते। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत में। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत में क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्ना भवन्ति। तो जब सतत व्यापक मूल्यांकन होता है तो क्या उसमें जो छात्र हैं वो हमेशा आनंद के कार्य में निगमन होते हैं या डूबे रहते हैं। तो देखिए, यदि जो सतत व्यापक मूल्यांकन होगा, ठीक है, सतत का मतलब आप जानते हैं कंटिन्यू, लगातार, और व्यापक का मतलब होता है विस्तृत। ठीक है, तो जब सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा तो क्या उसमें जो छात्र हैं वो हमेशा ही जो आनंद है, आनंद से जो है अपने कार्य में डूबे होते हैं, तो नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा कि जो छात्र हैं वो हमेशा आनंद से कार्य में डूबे रहते हैं। ठीक है, तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है छात्रा पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रणे सन्ति। तो अगर जो छात्र हैं वो पूरी तरह से अध्यापक के नियंत्रण में होंगे तो क्या ये सतत व्यापक मूल्यांकन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर सेकंड वाला भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर छात्रा शैक्षणिक भारम अधिक निर्वहन्ति। जो छात्र हैं वो शैक्षणिक भार को अधिक उसका निर्वहन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि छात्रनाम मूल्यांकन आकलनानाम नियमित रूपेण क्रियते। जो छात्र हैं, छात्रों का मूल्यांकन और आकलन नियमित रूप से किया जाता है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत में, तो सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत में क्या होता है, तो जो छात्र हैं, छात्रों को मूल्यांकन और आकलन वो क्या होगा, नियमित रूप से किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है, सतत है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा बचता है जिसमें सतत है। ठीक है, तो सतत का मतलब कंटिन्यू, रेगुलर, नियमित। ठीक है, तो नियमित इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो आंसर इसलिए कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल्यांकन की बात की जा रही है क्वेश्चन में, और ऐसा कौन सा इनमें ऑप्शन है जिसमें मूल्यांकन की बात की जा रही है, तो किसमें है, फोर्थ वाले ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत में जो छात्र हैं, छात्रों के मूल्यांकन और आकलन इनका जो है ये क्या किया जाता है, नियमित रूप से किया जाता है। छात्रों का मूल्यांकन भी और आकलन नियमित रूप से किया जाता है सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है पाठ्यवस्तु समग्रता इत्यनेनाभिप्रायः अस्ति। पाठ्यवस्तु की समग्रता, समग्रता मतलब संपूर्णता, जब इसकी संधि विच्छेद होगी तो होगा इति जमा अनेन जमा अभिप्राय। तो इसका अर्थ हो गया इस प्रकार, जो इससे अभिप्राय, ठीक है, और अस्ति का अर्थ होता है। तो पाठ्यवस्तु की समग्रता यानी पाठ्यवस्तु की संपूर्णता, इससे जो है इनमें से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है पाठ्यवस्तु की समग्रता से, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कस्मिंश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणम प्रस्तुतिकरणम। किसी अनुच्छेद में दी हुई जो सूचना है उनके अनुसार उनका प्रस्तुतिकरण करना। सेकंड ऑप्शन है कथा वर्णानुगुणम, अनुच्छेद व्यवस्था, कथा वर्णन के अनुसार जो अनुच्छेद है उनकी व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है दीर्घ अनुच्छेदात सूचना लेखनम, दीर्घ यानी बड़े अनुच्छेद से, विशाल अनुच्छेद से जो सूचना है वो लिखना। और लास्ट ऑप्शन है विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्परम संबद्धतां दर्शयितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोग है। विभिन्न अनुच्छेदों में, वाक्यों में अथवा विभिन्न अनुच्छेदों में अथवा, तो जो ये जो वाह है इसका अर्थ इससे पहले आएगा, विभिन्न अनुच्छेदों में अथवा वाक्यों में परस्पर संबद्धता दिखाने के लिए सभी नाम पदों का प्रयोग। ठीक है,
तो देखिए जो पाठ्यवस्तु की समग्रता, इससे अभिप्राय यही होता है जो विभिन्न अनुच्छेद होते हैं अथवा जो वाक्य होते हैं उनमें परस्पर जो संबंधता है उसे दिखाने के लिए जो सभी में क्या जो नामपद हैं उनका प्रयोग जो किया जाता है, ये क्या होता है, ये पाठ्यवस्तु की समग्रता कहलाती है। पाठ्यवस्तु की क्या कहलाती है, संपूर्णता कहलाती है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विहंगम दृष्टिया पठनेन अभिप्राय अस्ति। तो 13 क्वेश्चन में पूछा गया है विहंगम दृष्टि के पढ़ने से अभिप्राय है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा विहंगम का मतलब क्या होता है। विहंगम का मतलब होता है सरसरी, सरसरी नज़र। सरसरी नज़र का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक को देखा, ऐसे ही ऊपर ऊपर नज़र से देखा और आपने जो है उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको अचीव कर लिया, आखिर इसका सार क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, आपने जो है ऊपर ऊपर से ऐसे ही मोटी नज़रों से देख करके पता लगा लिया। आपने ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं पढ़ा और आपने क्या किया, उसका जो उसमें जो कंटेंट है, जो भी है, जो भी उसका भाव है, जो भी उसका अर्थ है, और आपने वो पता लगा लिया। ये जो नज़र होती है उसे कहते हैं विहंगम दृष्टि। उसे क्या कहते हैं, सरसरी नज़र या विहंगम दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो जो विहंगम दृष्टि है उसे पढ़ने से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है सामान्य भावार्थम विचारम अथवा सारम प्राप्तुम पाठ्यवस्तुना शीघ्रतया पठनम। सामान्य भाव के लिए, विचार अथवा सार प्राप्त करने के लिए पाठ्यवस्तुओं को शीघ्रता से पढ़ना। सेकंड वाला ऑप्शन है विशिष्ट अर्थम अथवा सूचनाम प्राप्तुम संपूर्ण पाठ्यवस्तुना गंभीरतया पठनम। विशिष्ट अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पाठ्यवस्तुओं को गंभीरता से पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है पठित सामग्रिया विचारार्थम निहितार्थम सूचनार्थम चय निर्णय। जो पढ़ी हुई सामग्री है उसके विचार के लिए और जो निहित अर्थ है यानी कि उसका जो छिपा हुआ अर्थ है उसके लिए और सूचना के लिए क्या करना, निर्णय करना। लास्ट ऑप्शन है लिखित सामग्रिया सार्थक सूचनाम प्राप्तुम पठनम। लिखित सामग्री के लिए जो सार्थक सूचना है, सार्थक मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, सार्थक अर्थ होता है एकदम शुद्ध, जिसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो। ठीक है, तो लिखित सामग्री में सार्थक सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो अब इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पहले अच्छे से यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आपको आंसर आसानी से मिल गया होगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बताया विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है कि जब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र या कोई भी शिक्षक क्या करता है, जब किसी भी टॉपिक को देख करके ऊपर से ऐसे देख करके सरसरी नज़र से क्या करता है, उसको जो पढ़ लेता है, उसका अर्थ जान लेता है, भाव जान लेता है, तो ऐसी नज़र को कहते हैं विहंगम दृष्टि। तो अब इसमें आंसर कौन सा होगा, तो देखिए अब हम देखते हैं, पहले पहला ही ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब सामान्य भाव के लिए विचार अथवा सार प्राप्त करने के लिए जो पाठ्य वस्तु उसको शीघ्रता से पढ़ना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य भाव के लिए विचार अथवा सार प्राप्त करने के लिए जो पाठ्य वस्तु उसको शीघ्रता से पढ़ना, यही क्या होता है, यही विहंगम दृष्टि होती है। ठीक है, जब कोई भी छात्र क्या करता है, ऊपर से ऐसे ही मोटी मोटी नज़र से पढ़ता है, सरसरी नज़र से पढ़ता है, उसे कहते हैं विहंगम दृष्टि। ठीक है, तो विहंगम दृष्टि से जब कोई भी छात्र पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो सामान्य भाव के लिए और विचार अथवा जो उसका सार है, उसका सारांश है, वो प्राप्त करने के लिए जो पाठ्य वस्तु उसको क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी पढ़ेगा, शीघ्रता से पढ़ेगा। तो इसलिए आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, कि विशिष्ट अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए और जो संपूर्ण पाठ्य वस्तु उसको गंभीरता से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो विहंगम दृष्टि है इसमें क्या, इसमें जो विशेष अर्थ है उसको जो है प्राप्त करने के लिए, कोई सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो संपूर्ण पाठ्य वस्तु उसको गंभीर रूप से पढ़ने के लिए भी जो विहंगम दृष्टि है वो नहीं अपनाई जाती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन, कि जो पढ़ी हुई सामग्री है उसके विचार के लिए, जो निहित अर्थ है उसके लिए, जो सूचना है उनके लिए निर्णय करना, तो ये भी नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है कि जो लिखित सामग्री है उसकी सार्थक सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो विहंगम दृष्टि आपको समझ आ गया, विहंगम दृष्टि है क्या। ठीक है, तो विहंगम दृष्टि सरसरी नज़र। सरसरी नज़र कैसी, मान लीजिए किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को आपने ऊपर से ऐसे ही पढ़ा और आपने उसका भाव क्या है मिनटों में पता लगा लिया कि इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकृत सर्वनेन अभिप्रायस्ति। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है इस बार जो ये जो 2014 का पेपर हुआ था इसमें, तो अधिकृत सर्वनेन अभिप्रायस्ति। देखिए यदि आप ये जो क्वेश्चन है इनको समझ लेते हैं तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के थे। यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। जैसे अधिकृत है, अधिकृत का मतलब क्या है, अधिकृत का मतलब होता है गंभीर रूप से सुनना। ठीक है, गंभीर रूप से सुनना। तो जब कोई भी गंभीर रूप से सुनेगा, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षक, तो उससे क्या होगा आप ये समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया
क्या है, अधिकृत श्रवणेन यानी कि गंभीर रूप से सुनने से अभिप्राय है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट सूचना प्राप्तुम अवधान पूर्वक श्रवणम, विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए अवधान पूर्वक सुनना। ठीक है, अवधान पूर्वक का मतलब होता है बिना व्यवधान के, बिना उसमें जो है कोई भी बाधा ना आए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सा परिस्थिति यदा श्रवण समय संपूर्ण कार्यम करोति, वह परिस्थिति जब सुनते समय संपूर्ण कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है संभाषण रूपेण, संभाषण रूप से अथवा अभिलेखन रूप से स्वाभाविक संभाषणम श्रवणम, स्वाभाविक संभाषण सुनना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन में है कि संभाषण रूप से अथवा अभिलेखन रूप से जो स्वाभाविक संभाषण है उसे सुनना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि अध्यापक द्वारा उच्चई पठित सामग्रियाँ, अध्यापक के द्वारा, उच्चई का मतलब हो गया यहाँ पर जोर से पढ़ी हुई सामग्री के द्वारा अथवा संभाषित यानी कि जो बोली गई है सामग्री उसको जो है सावधान श्रवण, सावधानी पूर्वक सुनना। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो देखिए अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि विहंगम दृष्टि क्या होती है। विहंगम दृष्टि सरसरी नज़र, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो सामान्य भाव है या अर्थ है उसको विचार के लिए, और जो उसका सार है पाठ्यवस्तु उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, शीघ्रता से पढ़ा जाता है। तो देखिए अधिकृत श्रवणेन, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गंभीर रूप से आप कब सुनेंगे, मान लीजिए कोई भी जैसे सीटेट की कोई न्यूज़ आ रही है कि भाई जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई अगर ये जो न्यूज़ देख रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप जो है गंभीर रूप से सुनेंगे। मान लीजिए कोई शोर कर रहा है आपके आसपास, तो आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे चुप चुप सुनने दो मुझे। ठीक है, इसमें क्या है, तो यही होगा क्या, गंभीर रूप से सुनना। तब आपको समझ आ जाएगा गंभीर रूप से सुनना क्या होता है, जब आप जो है कोई विशेष सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि उसमें कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट ना हो, कोई व्यवधान ना हो। ठीक है, तो जब आप ऐसा सुनते हैं तो उसे कहते हैं गंभीर रूप से सुनना या अधिकृत सुनना। ठीक है, तो अधिकृत श्रवणेन से क्या अभिप्राय है, जो मतलब आपका जो गंभीर रूप से सुनना है या अधिकृत सुनना है उससे क्या अभिप्राय है, उसे सुनना, इससे अभिप्राय होगा कि जो विशेष सूचना है उसे प्राप्त करने के लिए, है ना, बिना व्यवधान के, ठीक है, बिना व्यवधान के क्या करना, सुनना। आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कोई विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, अवधान पूर्वक उसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसमें जो आप कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या, कोई भी व्यवधान नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। तो अब आपको समझ आ गया। देखें तो ये जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं संस्कृत में। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, आंसर आपको जो है आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया अधिकृत श्रवणेन का मतलब होगा गंभीर रूप से सुनना। ठीक है, तो गंभीर रूप से आप कब सुनेंगे, जब आप जो है विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए, है ना, अवधान पूर्वक सुन रहे होंगे। ठीक है, बिना रुकावट के सुनना चाहते किसी बात को, व्यवधान के सुनना चाहते हैं, तो ये होता है अधिकृत श्रवणेन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है 15, वहाँ कह रहा है कि लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, लिखना बोलने से भिन्न है। तो लिखना जो है वो बोलने से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक संबंध न भवति, लिखने में और जो व्याकरणात्मक संरचना है उसमें अधिक संबंध नहीं होता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये सही नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लिखने में जो व्याकरणात्मक संरचना उसमें अधिक संबंध नहीं होता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो लिखना है, लिखने में जो व्याकरण है उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे जो व्याकरण है उसमें जो है क्या संज्ञा सर्वनाम जो है कैसे रखना है, और जो चिन्ह होते हैं, जो पूर्ण विराम होते हैं, अर्धविराम होते हैं, इन सब का ध्यान रखा जाता है लिखने में। तो जो पहला ऑप्शन है ये तो होगा नहीं कि जो लिखना है, लिखने में जो व्याकरणात्मक संरचना है उसका जो अधिक संबंध नहीं होता है, तो अधिक संबंध होता है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि लेखने पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति, लिखने में जो पुनरावृत्ति होती है अथवा जो संक्षेपीकरण है उसकी न्यूनता होती है। मतलब जो लिखना है, लिखने में जो पुनरावृत्ति है, जैसे कोई भी शब्द आप बार बार की लिख रहे हैं तो और जो संक्षेपीकरण होता है, मतलब कोई भी वाक्य जो आप क्या करना है उसको छोटा करना है। ठीक है, तो उसकी जो न्यूनता है वो क्या होती है, मतलब उसकी न्यूनता होती है, उसकी मतलब क्या होती है, कमी होती है। मतलब आप जब लिखते हैं कोई भी वाक्य को, आप जो है उसको जो है बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति, कि लिखने में जो गतिविधि है आधारित प्रवाह है वो अधिक होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि लेखने व्याकरणात्मक संरचना अधिक संबंधम न भवति, कि लिखने में व्याकरणात्मक संरचना है वो अधिक उसका संबंध नहीं होता है।
तो देखिए सही आंसर इसमें कौन सा होगा। वैसे फर्स्ट वाला फोर्थ वाला सेम हो गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनमें से सही आंसर वैसे नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो लेखना जो है वो बोलने से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लेखने में जो पुनरावृत्ति है, ठीक है, पुनरावृत्ति है उसकी क्या होती है, न्यूनता होती है, और संक्षेपीकरण की भी क्या होती है, न्यूनता होती है। जब भी आप कोई भी वाक्य लिखते हैं, कोई भी शब्दों को लिखते हैं, आप बार बार उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि बोलने की हम बात करें तो आप कोई भी शब्द जब बोलते हैं उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बार बार बोल देते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो जो लिखना होता है, लिखने में किसी भी शब्द की जो पुनरावृत्ति वो नहीं होती, उसकी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में यही किया गया है कि जो लिखना है, लिखने में जो पुनरावृत्ति है अथवा जो संक्षेपीकरण है, यानी कि किसी बात को क्या करना, छोटा करना, उसकी क्या होती है, न्यूनता होती है, यानी कि उसकी कमी होती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने इससे पहले 10 क्वेश्चन कराए थे इससे पहले वाली क्लास में, और 5 क्वेश्चन जो बच गए थे इस क्लास में करवा दिए। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।